और चलिए बात कर लेते हैं 16वीं विधानसभा की कार्यवाही की। दरअसल 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में लगाए जय श्री राम और जय श्री राम के नारे। प्रश्नकाल में सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रही। पेपर लीक और एसआईटी मामले को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा भी सदन में जमकर गूंजा। सदन में 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से विधायकों ने जो सवाल लगाए थे, उस सवाल उनके जवाब भी उन्हें मिले। जनहित के मुद्दों की गूंज रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है। प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण, 31 कुल मिलाकर सवाल, लेकिन उसमें से कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन विपक्ष ने हंगामा भी किया। हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। इसको लेकर उन्होंने सवाल लगाया था। गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल का जवाब लिया। इसके साथ साथ राजकुमार रोत समेत कई और विधायक जिनके सवाल लगे हुए थे, जवाब उन्हें मिले, लेकिन कुल मिलाकर वासुदेव देवनानी कई बार वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए, सदस्यों को शांत कराते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि सदन में अगर जरूरत पड़ी तो फिर स्ट्रिक्ट उनका बिहेव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन सदन चले और जो जनता से जुड़े हुए, जनता के हित के मुद्दे हैं, उनको उठाया जा सके। और देखिए, विधानसभा की कार्यवाही जारी है। जरा सुनते हैं अब किस तरीके से क्या चर्चा चल रही है। सदस्य मिसगाइड करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज विराजिए तो बैठ जाओ। मैं बोल हाँ सदस्य बोलिए। अनिता जी बोलिए। सभापति महोदय, या तो आप हाउस को ऑर्डर में ले आइए तो हम बोल देंगे लगातार, हम रुकने वाले नहीं हैं। पर माननीय सभापति महोदय, मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि राम राज्य की स्थापना के लिए आप बोलना ना, आप बार-बार खड़े क्यों हो रहे हो? मुद्दा है ना, मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है क्योंकि एक हिंदू की हत्या होती है तो 5 लाख मुआवजा, ये इधर जो बोल रहे हैं ना अनिता जी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। मुआवजा, ये अंतर है आपकी नीति में, ये आपकी व्यवस्था में अंतर है। और ये आपने अंतर किया, इसलिए वहां सामने बैठे आप इसलिए वहां सामने बैठे आप, क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था और जयपुर में मरने वाला मुसलमान था। ऐसे चलाएंगे आप शासन? अनिता जी सिर्फ शासन को संबोधित करो। उधर आप बोलो ही मत, आप तो इधर संबोधित करो। मैं इतना नहीं बोलूंगी, पर बोलना पड़ता है ना, जब दर्द होता है तो बोलना पड़ता है। आप आसन को संबोधित करो। आपको बोलना है तो परमिशन लेके बोलिए। सदस्य नेता प्रतिपक्ष जी, उनको बोलो बिठाओ। एक मिनट, माननीय सब अब बैठिए, आप बैठिए आप बैठिए ना। माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिए। आप इस प्रकार से सदन आप कैसे चलाना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य जिस प्रकार की भाषा और लैंग्वेज यहाँ इस सदन के अंदर, आप यही पढ़ लीजिए। आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, यही पढ़ लीजिए। किस विषय पे बात कर रहे हैं, तो अभिभाषण आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है जो मर्जी बोलेंगे, आप अभिभाषण पे बोलिए, हम कोऑपरेट करेंगे। अनिता जी आप इधर आमने सामने मत करो, आसन को संबोधित करके अपनी बात रखिए। माननीय सभापति महोदय, जब मैं बोल रही हूँ तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रही हूँ, परंतु आप बीच में बोलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। आप बीच में बोलेंगे तो ऐसा ही होगा। मैं निवेदन कर रही थी, मैं विचार पर बात करना चाह रही थी कि आपका विचार क्या है। आपका विचार है भारत को तोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग।
टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पर, इसलिए आपने राम को हटाया, राम के विचार को हटाया, क्योंकि आप टुकड़े टुकड़े भारत के करना चाहते थे। आपने किया टुकड़े टुकड़े भारत को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने किया। हाँ, तकलीफ है आपको। महोदय, आपका जब नंबर आया तब आप बात करना ना। हाँ, करेंगे बात, क्यों नहीं करेंगे। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग को तकलीफ हो रही है। राम के नाम को नहीं लेना चाहते ना कांग्रेस के सदस्य, सुनना नहीं चाहते। मैं राम के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि राम के राज में राम उत्तर से दक्षिण तक है, पूरब से पश्चिम तक है, लेकिन आपने उसको तोड़ने का काम किया, उस संस्कृति को तोड़ने का काम किया, उस पूरे विचार को तोड़ने का काम किया जो एकजुटता के सूत्र में भारत को पिरोने का काम करते हैं। और इसलिए आप राम को नहीं जानना चाहते, इसलिए आप राम को नहीं सुनना चाहते, इसलिए आप राम के विचार को जीना नहीं चाहते। आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ जा रही हूँ। धर्मनिरपेक्षता सिखाता है हमें, धर्मनिरपेक्षता की बात, हमारा संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, और हमसे यहाँ पे शपथ लेते हैं, 50 लाख दिए, हम यहाँ पे शपथ लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की बात है तो 50 लाख कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिए? फिर 50 लाख दिए होते ना। धर्मनिरपेक्षता की बात है तो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं दिए? जवाब दो मुझे, अनीता जी, जवाब दो मुझे। 50 लाख नहीं दिए, लाख दिए, 2 नौकरी दिए। अनीता जी, 50 लाख दिए, 2 नौकरी दिए। उधर मत बोलिए, आप आप इधर आसन को संबोधित कीजिए। चलिए माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूँ। अरे आप विराजिए, अरे आप विराजिए ना, सदस्य बोल रहे हैं ना आपके। आप सदस्य अनीता जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो मेरे को कुछ न कुछ और निर्णय लेना पड़ेगा। आप भी आप बैठो ना यार, आप विराजिए ना, आप विराजिए ना, आप विराजो ना, आप विराजिए, आप विराजिए। आप आसन को धमका रहे हो। अनीता जी के अलावा कोई बोलेगा तो कोई अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा, केवल अनीता जी बोलेंगे। हाँ अनीता जी, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कर रहे हो? सदन में आप धमका रहे हो। माननीय सभापति महोदय, राम का नाम लेते ही कुछ सदस्य नीचे सीट से खड़े हो जाते हैं। बार-बार राम का नाम लेते हैं, राम का नाम। आदरणीय डोटासरा जी, तसल्ली रखो। आप सुन नहीं रही हो, थोड़ा सुनने की क्षमता रखो। अरे आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा? आसन है, जब कहता है कि भाई नेताजी बोलेंगे तो कम से कम आप तो मत बोलो ना। जो अरे वो बैठ गए ना, आप बैठिए, विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। आपकी सदस्य बोल रही है, अच्छी बात कर रही है तो उसको सुनो। और आपको भी अगर कोई इनका जवाब देना तो आपका नंबर आए तब बोलना, बीच में डिस्टर्ब मना करे। आप विराजिए, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, आपका नंबर आए तब आप उसका जवाब दे देना। नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, सब एंट्री कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष महोदय हर जो भाषण का आप नोट कर रहे हो जवाब दे देना, आपको मौका, पर्याप्त मौका मिलेगा। हाँ अनीता जी। सभापति महोदय, सभापति महोदय एक मिनट आप बैठिए, अभी ये आपके लोग देखिए। सभापति महोदय मेरी बात सुनिए, आप देखिए मेरी बात सुनिए। ये हाउस आसन पांव पे आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। ये सभापति जी, आपके पीछे भी सब खड़े हैं, एक मिनट, सब खड़े हैं। ये रुको यार, एक मिनट। सभापति जी देखिए, हम इस विधानसभा के अंदर आए हैं राजस्थान की जनता की बात कहने के लिए। अब ये आप बीच में मत बोलिए, जनता सब देख रही है। अरे आज जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ सदन के अंदर जिस प्रकार से माननीय सदस्य कर रहे हैं, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपनी बात आप कहिए, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से
या तो आपकी तैयारी नहीं है माननीय सदस्य के अभिभाषण पे, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप अभिभाषण पे बोलिए, हम सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे, और जब हमारा नंबर आएगा हम जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रकार से सदन को सब्जी मंडी नहीं बनने देंगे, हम बता देते हैं आप लोगों को। विराजिए बामणिया साहब, विराजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोल गए ना, आप विराजिए, आप विराजिए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए। अनिता जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में उल्लेखित है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करेंगे और सबको समान दृष्टि से देखेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने वो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और संविधान की प्रस्तावना की शपथ हम सबको दिलाई है। जब राज्यपाल महोदय ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, उस संविधान की प्रस्तावना में सबको नियम, कायदे, कानून, आप विराजिए ना, आप विराजिए, विराजिए, आप विराजिए। सब पर नियम, कायदे, कानून लागू होंगे। आप विराजिए, विराजिए, आप विराजिए। आप तो मर्यादा का पालन कर दो। आपके प्रतिपक्ष नेता ने बोल दिया कि आप तो खड़े हो रहे हो। अरे यार, भाई साहब ऑर्डर में ले आएंगे तो बोलूंगी मैं। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, सदस्य अनीता जी, ऐसा कोई मतलब शब्द ना रहे जो किसी को हाथ पहुंचे। मुझे मालूम है आदरणीय माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 5 साल के शासन में क्या क्या गलत काम हुए हैं, यदि वो भी नहीं बताया जाए और हम क्यों उधर बैठ गए और बीजेपी इधर क्यों आ गई वो भी नहीं सुनना चाहे, तो कोई आंखों का अंधा हो तो समझ में आता है, लेकिन कोई दिमाग से भी अंधा है। यदि वो दिमाग से भी अंधा बनना चाहता है तो मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमने बार बार आग्रह किया कि आप न्याय करिए, सबके समान, सबके साथ न्याय करिए, लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी ऊंची थी कि रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा, धारा 144 लगा दी गई है ना। रामनवमी पर जुलूस नहीं निकलेगा और साथ में डीजे नहीं बजेगा, वंदे मातरम। भगवान राम ने जब लंका जीत करके आए थे तो लक्ष्मण ने कहा था कि हमारी ये स्वर्ण लंका है, हम इसको यहीं, हम यहाँ रहते हैं। तो भगवान राम ने जो कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरियसी, जननी जनन भूमि से भी महान है। इसलिए हमने वंदे मातरम गा करके कि हमारी माँ है, जननी हमारी माँ है, ये वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के समय गाया गया। और उसके बाद में क्या हुआ स्वतंत्रता संग्राम के वंदे भारत गीत का? अब मैं बोलूंगी तो सदस्य चिल्लाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कहूं तू ना, वंदे मातरम गीत। अब तो मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है तो मैं मंत्री हूँ, आपके जैसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 5 साल। माननीय सदस्य आसन को संबोधित करें। इसलिए माननीय सभापति महोदय, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने इस देश में तुष्टीकरण के कारण से, आपने टुकड़े टुकड़े इस भारत के हो जाए उसके कारण से आपने जातिवाद का जहर इस देश में घोला, धर्म का जहर आपने इस देश में घोला। उस देश में जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब थी, वहाँ हमारे लोगों के मस्तिष्क में ये बात डाली गई शिक्षा के माध्यम से, है ना, उन विचारों के माध्यम से कि हम अपने को गौण समझे, तुच्छ समझे और हम विदेशों पर निर्भर रहे। नेहरू जी ने क्या किया था? यही किया था। फिर बोलेंगे कि नेहरू जी का नाम क्यों ले रहे हो? इतिहास तो बोल सकते हैं ना, इतिहास तो नहीं बोल सकते, इतिहास नहीं बता सकते। वंदे भारत गीत की पंक्तियां
जब वंदे भारत पूरा गाया जाता था तो उसकी पंक्तियां किसने कम कराई और क्यों कम कराई, क्या भावना थी उसके पीछे, क्या कारण था उसके पीछे, ये अपने इतिहास में जाके देखो तो आपको पता पड़ेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की स्थापना प्रदेश में हुई है। हर वो वर्ग जिसके कारण से कांग्रेस शासन में वो वर्ग पीड़ित रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों। महिलाओं के कितने केस हर दिन हर मिनट 18 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होना, और यहाँ के कैबिनेट मंत्री जिसके पास दायित्व था वो ये कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, और वहाँ की महिला मंत्री हंसती है। जो वीरों की भूमि कहलाती है, जो प्रदेश जो त्याग की भूमि कहलाती है, वहां पर एक कैबिनेट बहुत सीनियर अपने आप को कहने वाले मंत्री जी का ये बयान आता है, लेकिन कोई उस बयान पर जवाब देने वाला नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जी वहां जाकर के उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 54% महिलाएं जो है गलत केस दर्ज कराती है, 54% महिलाएं गलत केस दर्ज कराती है। शर्म करो। कौन, मुझे बताइए, इस राजस्थान में क्या है, इस हिंदुस्तान में महिला की अस्मिता सबसे बड़ा विषय है। महिला की अस्मिता, वो महिला अपनी अस्मिता की खिल्ली उड़ाएगी क्या केस दर्ज करा करके? संभ्रांत परिवार हो या किसी भी परिवार की महिलाएं हो, कभी कोई महिला इस प्रकार की बात को थाने लेकर के नहीं जाती है, ना ले जाके दर्ज कराती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का ये बयान पूरे प्रदेश की महिलाओं को शर्मसार करता है। इसीलिए उन महिलाओं ने वोट की चोट से कांग्रेस को वहां बिठाया है। माननीय सभापति महोदय, हम यदि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसा महामहिम ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बजाय उसको पटरी से उतारने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। और माननीय सदस्य और माननीय सभापति महोदय, 15 लाख तो क्या, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से जो आम महिला के चेहरे पर जो खुशी आई है, चाहे उसको जन जन के खाता खोल के आई हो, चाहे उसको प्रधानमंत्री आवास के नाते से आई हो, चाहे आयुष्मान भारत के नाते से आई हो, चाहे उज्ज्वला गैस के माध्यम से आई हो, हमने कैसे झूठ बोलने का काम किया। उज्ज्वला गैस की सब्सिडी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंपों में रजिस्टर्ड करा करके उनके डाटा लेकर के और वो देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के पैसों को चिरंजीवी नाम दिया गया और चिरंजीवी नाम दे करके उसको नए नाम से अपनी वाहवाही लूटने का काम किया। लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है। और आप इधर उनकी तरफ मत देखो मैडम, आसन की तरफ देखो। आप सदस्य महोदय, इंदिरा रसोई का उल्लेख आया है, अच्छा किया मैं तो मेरे कागज में लिखा ही नहीं था, अच्छा हुआ उन्होंने नाम याद दिला दिया। माननीय सभापति महोदय, 2013 से 18 के बीच में भी मैं इस सदन की सदस्य थी, और उस समय कुछ माननीय सदस्य वहाँ के भी उस समय में थे। उस समय वसुंधरा जी ने अन्नपूर्णा रसोई के नाम से रसोई चालू की, है ना, हाँ, अन्नपूर्णा रसोई के नाम से रसोई चालू की, और उस रसोई को 4 साल तक कांग्रेस की सरकार ने बंद रखा, 4 साल तक बंद रखा। जब हमने बार बार सवाल लगाया, बहुत आग्रह हुआ, जब कोविड आ गया और लोगों को खाना खाने के लिए मुश्किल हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, उस कोविड के बाद में इंदिरा गांधी के नाम से वो अन्नपूर्णा रसोई को पुनः शुरू किया गया। लेकिन वो हमारी लगे योजना